डियर स्टूडेंट्स, आज हम चिक डेवलपमेंट के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको मुर्गी के अंडे का संरचनात्मक वर्णन बताया था और यह भी बताया था कि मुर्गी का अंडा योग की मात्रा के आधार पर पॉलीलेसिथल अर्थात अतिपीत की एवं योग के वितरण के आधार पर टीलोलेसिथल अर्थात गोलार्धपीत की होता है। कॉपुलेशन के पश्चात निषेचन की क्रिया ओविडक्ट के अपर पार्ट में संपन्न होती है, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। ज्यों ही निषेचन की क्रिया हो जाती है, उसके पश्चात अंडवाहिनी के अपर पार्ट में ज़ाइगोट का निर्माण हो जाता है, जिसके पश्चात लगभग 3 घंटे बाद क्लीवेज की क्रिया शुरू होती है। जैसा कि आपको पता है कि मुर्गी का अंडा पॉलीलेसिथल एवं टीलोलेसिथल प्रकार का होने के कारण इसमें मीरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल प्रकार की क्लीवेज अर्थात विदलन पाया जाता है। यह क्रिया फर्टिलाइजेशन के कुछ समय पश्चात होती है, अर्थात यह क्रिया निषेचन के लगभग 3 घंटे बाद होती है। ज्यों-ज्यों अंडा ओविडक्ट के नीचे उतरता है, यह क्रिया चलती रहती है और एग लेइंग के समय भ्रूण ब्लास्टा अवस्था में पहुंच जाता है। क्लीवेज के अंतर्गत लगभग 4 डिवीज़न नियमित प्रकार के होते हैं, जो कि क्रमशः है, जिसे कि हमने डायग्राम में दिखाया गया है। यह मुर्गी के ओवम का सरफेस व्यू का डायग्राम है, अर्थात विदलन की क्रिया एक निश्चित अक्षेत्र तक सीमित होती है, जिसे कि जर्मिनल डिस्क अर्थात ब्लास्टोडिस्क कहते हैं। निषेचन के लगभग 3 घंटे पश्चात प्रथम क्लीवेज की क्रिया होती है, जो कि मेरिडियोनल प्रकार का होता है, जो कि मेरिडियोनल के अंतर्गत यह जर्मिनल डिस्क के ऊपरी भाग को ही एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर कट करता है, परंतु यह विदलन पूरे अंडाणु तक नहीं पहुंचता, क्योंकि मुर्गी के अंडे में योग की मात्रा अधिक होती है और बाल्फर के नियम के अनुसार रेट ऑफ क्लीवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योग होता है, अर्थात यहाँ पर योग की मात्रा ज़्यादा होगी, वहाँ पर विदलन की दर अत्यंत कम होती है। फर्स्ट क्लीवेज के पश्चात 2 इनकम्प्लीट सेल्स बन जाती हैं। इसके बाद सेकंड क्लीवेज होता है, जो कि मेरिडियोनल होता है और वह पहले के 90 डिग्री पर अर्थात समकोण होता है, जिसके फलस्वरूप खड़ी 4 इनकम्प्लीट ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है। तीसरा डिवीजन वर्टिकल तथा डबल होता है, जो कि केंद्र में न रहकर केंद्र के दोनों दिशाओं में होता है और डबल होने के कारण यहाँ पर 8 इनकम्प्लीट कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं के नीचे योग उपस्थित होता है। इसके बाद हम फोर्थ क्लीवेज पर चलते हैं। फोर्थ क्लीवेज इस प्रकार का होता है कि उपरोक्त 8 सेल का केंद्रीय भाग परिधीय भाग से अलग हो जाता है, अर्थात हम इसे सर्कमफेरेंजियल अर्थात परिधीय डिवीजन भी कह सकते हैं, जिसके फलस्वरूप 16 कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें 8 कोशिकाएं सेंट्रल सेल होती हैं और 8 सेल मार्जिनल होती हैं। मार्जिनल सेल इनकम्प्लीट कोशिकाएं होती हैं, जबकि सेंट्रल सेल कंप्लीट होती हैं। इसके बाद के डिवीज़न अनियमित हो जाते हैं, क्योंकि 4 डिवीज़न नियमित प्रकार के होते हैं, जिसके फलस्वरूप
अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये कोशिकाएं दो क्रम में विन्यासित होती हैं। नंबर 1, सेंट्रल पार्ट में पाई जाने वाली सेंट्रल सेल्स, जिनकी सीमाएं निश्चित होती हैं और कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित होती हैं, जबकि पेरिफेरल सेल्स अर्थात परिधीय कोशिकाएं जिनमें इनकम्प्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं और ये कोशिकाएं यौग के संपर्क में रहती हैं और इनकी सीमाएं भी अपूर्ण होती हैं। और भ्रूण की यह अवस्था सेगमेंटेड ब्लास्टोडिस्क की यह अवस्था ब्लास्टोडर्म कहलाती है। इसके बाद यह अवस्था ब्लास्टुलेशन में परिवर्तित हो जाती है। अनेक विभाजनों के फलस्वरूप ब्लास्टोडर्म के दो भाग हो जाते हैं, जिन्हें परिधीय भाग एवं केंद्रीय भाग कहते हैं। ब्लास्टोडर्म का परिधीय अनसेगमेंटेड भाग, जो कि केंद्रीय भाग को घेरे रखता है, पेरीब्लास्ट कहलाता है। पेरीब्लास्ट एम्ब्रियो निर्माण में पार्ट नहीं लेता, परंतु परिवर्तित होते हुए भ्रूण की विभिन्न कार्यों में जैसे कि पोषण, उत्सर्जन, श्वसन इत्यादि क्रियाओं में मदद करता है। इसके बाद ब्लास्टोडर्म में अनेक हॉरिजॉन्टल विभाजन होते हैं, जिनके फलस्वरूप ब्लास्टोडर्म किनारों को छोड़कर बहुस्तरीय हो जाता है और इस समय ब्लास्टोडर्म के नीचे एक गुहा का निर्माण हो जाता है, जिसे सब जर्मिनल कैविटी कहते हैं। प्रारंभ में सब जर्मिनल कैविटी के निर्माण को फ्रॉग की ब्लास्टोसील के साथ कंपेयर किया जाता था। भ्रूण की यह अवस्था डिस्कोब्लास्टुला अवस्था कहलाती है, क्योंकि ब्लास्टुलेशन की यह क्रिया एक निश्चित डिस्क तक सीमित रहती है, जिसे ब्लास्टुलो डिस्क कहते हैं अथवा जर्मिनल डिस्क कहते हैं। और इस कारण मुर्गी के अंडे में पाई जाने वाली ब्लास्टुला अवस्था को डिस्कोब्लास्टुला कहते हैं, जो कि दो पार्ट से मिलकर बनी होती हैं, जिनमें केंद्रीय मल्टीलेयर्ड मल्टीसेलुलर ब्लास्टोडर्म होता है, जो कि नीचे पाए जाने वाले यौग से अलग होता है और यह भाग एरिया पेलुसिडा कहलाता है, जबकि परिधीय भाग एरिया ओपेका कहलाता है, जो कि नीचे पाए जाने वाले यौग के संपर्क में होता है। इसके बाद हम चलते हैं एरिया ओपेका एवं एरिया पेलुसिडा। जैसा कि हमने ब्लास्टोडिस्क के सरफेस व्यू डायग्राम को इस स्लाइड में दर्शाया है, जल्दी ही ब्लास्टोडर्म का केंद्रीय भाग नीचे स्थित यौग से अलग हो जाता है, जिस कारण यह अपेक्षाकृत पारदर्शी दिखाई देता है और इस पारदर्शी भाग को एरिया पेलुसिडा कहते हैं। यह केंद्रीय भाग भी कहलाता है, परंतु ब्लास्टोडर्म का परिधीय भाग, जो कि यौग के संपर्क में रहता है, वह ओपेक एवं गहरा अपारदर्शी प्रतीत होता है और इस भाग को एरिया ओपेका कहते हैं। एरिया पेलुसिडा एम्ब्रियो निर्माण में भाग लेता है, जबकि एरिया ओपेका भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान भ्रूण की विभिन्न कार्यों में रक्षा करता है, अर्थात यह एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के निर्माण में भाग लेता है और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्रमशः यॉक सैक, एमनियन, कोरियन एवं अलेंटोइस के रूप में पाई जाती हैं, जो कि क्रमशः भ्रूण के पोषण में, प्रोटेक्शन में तथा उत्सर्जन में मदद करती है।
मार्जिनल सेल्स का जो निचला स्तर यॉक के संपर्क में रहता है, यह भाग यॉक एंडोडर्म कहलाता है और बाद में यह एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म में परिवर्तित हो जाता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म यॉक के ऊपर फैलकर उसका पाचन करती है और यॉक को डेवलपिंग होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करती है और इसी अवस्था में ही मुर्गी अंडे को ले करती है, अर्थात एग लेइंग की समय भ्रूण ब्लास्टुला अवस्था में होता है। इसके बाद की प्रक्रिया इंक्यूबेशन कहलाती है, अर्थात ऊष्मायन काल। चिक के प्रवर्धन की बाकी का परिवर्तन यह मुर्गी के शरीर के बाहर होता है, परंतु परिवर्तन जारी रखने के लिए डेवलपिंग अंडे को लगभग 37 से 38 डिग्री का टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और यह टेम्परेचर प्राकृतिक रूप में अंडे के ऊपर मुर्गी बैठकर प्रदान करती है और इसे सहना भी कहते हैं। और लेबोरेटरी में हम यह प्रक्रिया विशेष प्रकार के इंक्यूबेटर में तापमान को स्थिर करके प्रोवाइड कर सकते हैं और यह क्रिया इंक्यूबेशन कहलाती है। इंक्यूबेशन के 21वें दिन हैचिंग की क्रिया होती है और जिसके फलस्वरूप अंडे से एक छोटे चूजा बाहर निकल आता है। थैंक यू वेरी मच।